हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से सारे क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और इसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से शुरुआत से ही क्वेश्चन है जो भी एमसीक्यूज़ के फॉर्म पे देखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। फर्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द रेन्स ऑफ विच मोनार्क्स डिड चौसर लीव। मतलब किस मोनार्क यानी कि किस राजा के शासनकाल में चौसर रहते थे, बताना है। किस राजा के शासनकाल में चौसर रहते थे? एडवर्ड थर्ड या रिचर्ड सेकेंड, एडवर्ड थर्ड या हेनरी फोर्थ, रिचर्ड सेकेंड या हेनरी फोर्थ, या फिर एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकेंड यानी कि और हेनरी फोर्थ। सो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकेंड एंड हेनरी फोर्थ के शासनकाल में चौसर रहते थे। जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन क्योंकि आपके हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग विच सेट्स ऑफ डेट्स डिड चौसर लिव। तो कौन से डेट्स के मतलब कौन सी डेट्स में चौसर रहते थे, मतलब किस तिथियों के दौरान रहते थे, वो किस तिथियों के दौरान रहे हैं चौसर। सो यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर ही बताएंगे, 4 ऑप्शन नहीं पढ़ने वाले हैं। राइट आंसर यहाँ पे आपका ई हो जाएगा। 340 से 400 तक चौसर की ये ड्यूरिंग पीरियड है वो रहे हैं, 1340 से 1400 के बीच। नेक्स्ट वन पे आएंगे। द 100 Years वॉर बिगन इन द। जो 100 Year वॉर्स हुआ था वो कब शुरू हुआ था, कौन से सेंचुरी में शुरू हुआ था? 11, 12, 13 या फिर 14? किस सेंचुरी में 100 Year वॉर हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, 14 सेंचुरी में। आप बस इतना करिएगा कि इसमें स्कोर करते चलिएगा कितना आपने स्कोर किया है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से। और आपके एग्जाम में चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, कोई भी आपका जो एग्ज़ाम है लिटरेचर का, उसमें ये इम्पोर्टेंट है। इन विच सेंचुरी डिड नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टेक प्लेस। किस सेंचुरी में, किस शताब्दी में जो नॉर्मन विजय किस शताब्दी में हुआ था, यानी कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट किस सेंचुरी में हुआ था? तो नॉर्मन विजय किस शताब्दी में हुआ था ये बताना है। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब, किस सेंचुरी में उन्होंने जीता था, टेक प्लेस किया था? 10th सेंचुरी, 11th या 12th या फिर 13th, किस सेंचुरी में? सो राइट आंसर यहाँ पे 11th सेंचुरी हो जाएगा। 11th सेंचुरी में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था, उनकी जीत हुई थी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है। ब्लैक डेथ इज द नेम गिवन टू। जो ब्लैक डेथ आया था उसको क्या नाम दिया गया था? ग्रेट फेमाइन दैट अकर्ड इन चौसर्स एज, की एपिडेमिक ऑफ प्लेग या एपिडेमिक ऑफ कॉलरा या मिस्टीरियस एपिडेमिक, कौन सा नाम ब्लैक डेथ को दिया गया था? सो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। द एपिडेमिक ऑफ प्लेग दैट अकर्ड इन चौसर्स एज। ये चौसर के एज में आया था और ये एक प्लेग की महामारी थी, उसे ही ब्लैक डेथ कहा गया है। ब्लैक डेथ को यही नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दी वॉर ऑफ रोजेस फिगर्स इन द वर्क्स ऑफ। यहाँ पे पूछा गया है कि दी वॉर ऑफ रोजेस के आंकड़े निम्नलिखित में से हैं। मतलब पूछा जा रहा है कि दी वॉर ऑफ रोजेस के जो वो किसके वर्क में फिगर थे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं दी वॉर ऑफ रोजेस के आंकड़े निम्नलिखित में से हैं, यानी कि चौसर हैं कि लैंगलैंड की शेक्सपियर की गोवर। तो इन द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर के वर्क्स में ये फिगर्स दिखता है दी वॉर ऑफ रोजेस का। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है दी 100 Years वॉर वॉज फॉट बिटवीन। जो 100 Year वॉर हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? 100 Year वॉर जो हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में हुआ था। ओके, डायरेक्ट हम आंसर ही पढ़ेंगे, 4 ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन पे आएंगे। कार्डमम है ये। कार्डमम एंड साइनउल्फ आर 2 फेमस पोएट्स। कार्डमम और साइनउल्फ ये 2 फेमस पोएट्स थे। देवर ये क्या थे? चौसर के कंटेम्प्रेरीज थे कि चौसर के प्रीडेसर्स थे या चौसर के सक्सेसर्स थे कि नॉट डेफिनेटली नोन। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ये चौसर के प्रीडेसर्स थे जो कार्डमम एंड साइनउल्फ है। केडमॉन है वो, कार्डमम नहीं है। दी वॉर ऑफ रोजेस वॉज फॉट बिटवीन। अभी तक 100 Years ऑफ पूछा था, अब पूछा कि वॉर ऑफ रोजेस किसके बीच हुआ था? जो 100 Year वॉर हुआ था वो किसके बीच हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। लेकिन दी वॉर ऑफ रोजेस जो हुआ था वो किसके बीच में हुआ था ये बताना है। सो राइट आंसर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। दी हाउस ऑफ यॉर्क एंड दी हाउस ऑफ लैंकेस्टर, इनके बीच में दी वॉर ऑफ रोजेस हुआ था। नेक्स्ट वन पे आएंगे।
इन विच ईयर वॉज द ग्लोब थिएटर बिल्ट, किस ईयर में ग्लोब थिएटर को बनाया गया था? सो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, 1599 में ग्लोब थिएटर बिल्ट हुआ था। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है क्वीन एलिजाबेथ असेंडेड द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड इन, यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्वीन एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ इंग्लैंड की राजगद्दी पर कब बैठी थी, बताना है कब बैठी थी। तो 1558 से 1603 तक इनका शासन काल था, क्योंकि 1603 में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है, उसके बाद जैकोबियन एज आ जाती है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अगला क्वेश्चन वही है, द जैकोबियन एज कवर्स द पीरियड, यानी कि जैकोबियन एज जो है वो कब से कब तक है, कब से कब तक का जैकोबियन एज कहा जाता है? सो यहाँ पे राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, 1603 से 1625 तक ये जैकोबियन एज कहा जाता है इसे। ये आपके टीजीटी, पीजीटी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द कैरोलिन एज कवर्स द पीरियड, जो कैरोलिन एज है ये किस पीरियड को कवर करता है, यानी कि कैरोलिन एज कब से कब तक माना गया है? तो यहाँ पे जैसे आपका 1603 से 1625 तक, 1603 से 1625 तक आपका चला था जैकोबियन एज, उसके बाद 1625 से 1649 ये आपका कैरोलिन पीरियड था, इसे आपने ध्यान रखना है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे डी आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द कॉमनवेल्थ रेजीम अंडर क्रॉमवेल कवर्स द पीरियड फ्रॉम, अगला जो क्वेश्चन है, द कॉमनवेल्थ रेजीम अंडर क्रॉमवेल कवर्स द पीरियड फ्रॉम, मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्रॉमवेल के अधीन जो राष्ट्रमंडल शासन था, यानी कि कॉमनवेल्थ जो रेजीम था वो कब से कब तक था ये बताना है, यानी कि कॉमनवेल्थ जो पीरियड था वो कब से कब तक था, और वो कॉमनवेल्थ पीरियड किसके अंडर में था? क्रॉमवेल के अंडर में था। तो ये बताना है कि कॉमनवेल्थ पीरियड कब से कब तक था। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1649 से 1660 ये आपका कॉमनवेल्थ पीरियड था, और कॉमनवेल्थ ये रेजीम था, और ये क्रॉमवेल इसके उस समय क्रॉमवेल को ही माना जाता था, हालांकि कोई सरकार थी नहीं, लेकिन सब कुछ यही संभाल रहा था। नेक्स्ट वन पे आएंगे, चार्ल्स सेकेंड वॉज रिस्टोर्ड टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड इन, तो चार्ल्स सेकेंड इंग्लैंड की गद्दी पर कब बैठे? राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, 1660 में ये दोबारा से चार्ल्स सेकेंड गद्दी पर बैठते हैं, ये ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट वन, चार्ल्स फर्स्ट वॉज एग्जीक्यूटेड इन, चार्ल्स फर्स्ट जो थे इनको एग्जीक्यूट कब किया गया था, कब इनको पब्लिकली बिहेडेड किया गया था, यानी कि एग्जीक्यूट कब किया गया था? 1649 में, 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को हटाया गया था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, हुज एज इज कॉल्ड द जैकोबियन एज, किसके एज को जैकोबियन एज कहा जाता है? एज ऑफ चार्ल्स फर्स्ट या फिर एज ऑफ चार्ल्स सेकेंड? एज ऑफ चार्ल्स सेकेंड तो रेस्टोरेशन पीरियड ये हो जाता है, और एज ऑफ जेम्स फर्स्ट और द एज ऑफ जेम्स सेकंड बताना है यहाँ पे। सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा द एज ऑफ जेम्स फर्स्ट, ये हमारा जैकोबियन एज है, इनके एज को हम जैकोबियन एज कहते हैं। द एज ऑफ चार्ल्स फर्स्ट इसे हम क्या कहते हैं? कैरोलिन एज कहा जाता है, कैरोलिन। आगे हम पढ़ने वाले इसलिए मैं बता नहीं रही हूँ। आगे क्वेश्चन है, हुज एज इज कॉल्ड कैरोलिन एज, क्वेश्चन आ भी गया है कि किसके एज को कैरोलिन एज कहा जाता है। सो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, द एज ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। ओके, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु हेडेड द कॉमनवेल्थ रेजीम आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, तो यहाँ पे बताना है कि चार्ल्स फर्स्ट की फांसी के बाद कॉमनवेल्थ शासन का नेतृत्व किसने किया। तो जब ये चार्ल्स फर्स्ट को हटा दिया गया था इनकी एग्जीक्यूशन के बाद, कॉमनवेल्थ का जो शासन था उसका हेड कौन बन गया था? तो क्रॉमवेल बन गया था, ये ध्यान में रखना है। कौन बन जाता है? क्रॉमवेल बन जाता है। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट वन है, हु वॉज अपॉइंटेड द लैटिन सेक्रेटरी ड्यूरिंग द प्यूरिटन गवर्नमेंट, तो यहाँ पे बोला गया कि प्यूरिटन गवर्नमेंट के दौरान लैटिन सचिव किसे नियुक्त किया गया था? ड्राइडन, बेन जॉनसन, बेकन या फिर मिल्टन को? किसे नियुक्त किया गया था? तो मिल्टन को नियुक्त किया गया था, लैटिन सेक्रेटरी ने बनाया गया था बाय क्रॉमवेल के द्वारा। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे, द एज ऑफ रेस्टोरेशन इज सो कॉल्ड बिकॉज द फॉलोइंग किंग वॉज रिस्टोर्ड टू द थ्रोन। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो
पुनः स्थापन का जो युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि निम्नलिखित राजा को सिंहासन का पुनः स्थापित किया गया। यानी कि द एज ऑफ रेस्टोरेशन को इसलिए कहा जाता है क्योंकि फॉलोइंग किंग जो पहले वाला राजा था वो गद्दी पर रिस्टोर्ड हो गया था। कौन? चार्ल्स फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट, चार्ल्स सेकेंड या जेम्स सेकेंड। एज ऑफ रेस्टोरेशन किसे कहा जाता है? सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि चार्ल्स फर्स्ट का बेटा चार्ल्स सेकेंड रहता है और ये दोबारा पुनः गद्दी पर बैठता है। उसका भले वो नहीं बैठता लेकिन उसका बेटा तो दोबारा बैठता है, तो कहीं ना कहीं वही एज फिर से आ जाती है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। The theatres were closed down during the Commonwealth regime in England. In which year were they reopened? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ शासन के दौरान थिएटर बंद कर दिए गए थे, इन्हें किस वर्ष दोबारा खोला गया? जब कॉमनवेल्थ पीरियड चल रहा था तो उस समय क्या किया गया? थिएटर्स को क्लोज़ कर दिया गया, लेकिन बाद में इसे रीओपन कब किया गया? जब 1660 में चार्ल्स सेकेंड गद्दी पर बैठता है तब जाके थिएटर को रीओपन कर दिया जाता है। तब से वो बंद रहता है, तब जाके थिएटर को रीओपन कर दिया जाता है जब दोबारा से चार्ल्स सेकेंड की सरकार आती है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। द रेस्टोरेशन मार्क्स द रियल मूवमेंट ऑफ बर्थ ऑफ आवर मॉडर्न इंग्लिश प्रोज हुज मेक्स दिस ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे पूछा जा रहा है 23 का क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जो रेस्टोरेशन पीरियड था, यानी कि रेस्टोरेशन हमारे मॉडर्न इंग्लिश प्रोज के जन्म के रियल मूवमेंट को चिन्हित करती है। यानी कि रेस्टोरेशन पीरियड क्या था? रेस्टोरेशन पीरियड को क्या कहा जा रहा है कि मॉडर्न इंग्लिश प्रोज के बर्थ को, एक रियल मूवमेंट को ये चिन्हित करती है, मार्क्स है। ऐसा अवलोकन कौन करता है? हु मेक्स दिस ऑब्जर्वेशन, ये बात कौन कहता है या ये ऑब्जर्वेशन कौन करता है कि रेस्टोरेशन क्या था? हमारे मॉडर्न इंग्लिश प्रोज के जन्म का एक रियल मूवमेंट का प्रतीक है, वो चिन्ह है। मैथ्यू अर्नोल्ड ये बात कहते हैं। ये ऑब्जर्वेशन कौन करता है? तो मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे। द टर्म अगस्टन वॉज फर्स्ट अप्लाइड टू अ स्कूल ऑफ पोएट्स बाई। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो अगस्टन शब्द का प्रयोग सबसे पहले कवियों के स्कूल के लिए किया गया था। मतलब अगस्टन शब्द का जो प्रयोग था वो सबसे पहले स्कूल ऑफ पोएट्स के लिए अप्लाई किया गया था। किसके द्वारा किया गया था ये बताना है। पॉप्स, ड्राइडन, डॉक्टर जॉनसन या मैथ्यू अर्नोल्ड, किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर जॉनसन के द्वारा अगस्टन एज का ये जो टर्म है वो स्कूल ऑफ पोएट्स के लिए अप्लाई करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट वन पे आएंगे। द 18th सेंचुरी इन इंग्लिश लिटरेचर इज ऑल्सो कॉल्ड। तो इंग्लिश लिटरेचर में 18th सेंचुरी को और भी क्या कहा जाता है? इंग्लिश लिटरेचर में, अंग्रेजी साहित्य में 18वीं शताब्दी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? द एज ऑफ रीज़न कहा जाता है। ये ध्यान में रखना है, द एज ऑफ रीज़न। नेक्स्ट पे आएंगे। हु कॉल्ड द 18th सेंचुरी आवर एडमायरेबल एंड इंडिस्पेंसिबल 18th सेंचुरी। तो किसने 18th सेंचुरी को आवर एडमायरेबल और इंडिस्पेंसिबल 18th सेंचुरी कहा है? यानी कि अगर हम कहें कि 18th सेंचुरी को हमारा किसने कहा? सराहनीय और अपरिहार्य 18th सेंचुरी किसने कहा है? पॉप, ड्राइडन, डॉक्टर जॉनसन या मैथ्यू अर्नोल्ड। कौन कहता है? तो अर्नोल्ड कहते हैं। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और बनेंगे भी। हु कॉल्ड द 18th सेंचुरी द एज ऑफ प्रोज एंड रीज़न। तो किसने 18th सेंचुरी को द एज ऑफ प्रोज एंड रीज़न कहा है? अर्नोल्ड कहते हैं कि जॉनसन की कॉलरिज या फिर हैजलिट। तो ये भी बात अर्नोल्ड ही कहते हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड। इन्होंने 18th सेंचुरी को एज ऑफ प्रोज और रीज़न कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एपिथेट अगस्टन वॉज फर्स्ट अप्लाइड टू ड्राइडन बाय। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि जो एपिथेट है, क्या पूछा जा रहा है कि जो एपिथेट है यानी कि अगस्टन विशेषण सबसे पहले ड्राइडन के लिए प्रयोग किया गया था। ये जो एपिथेट है अगस्टन, ये जो टर्म है ये सबसे पहले अप्लाई किया गया था ड्राइडन को। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो एपिथेट है अगस्टन, इसको सबसे पहले ड्राइडन के लिए यूज़ किया गया था। और किसने किया था ये बताना है, किसके द्वारा ये ड्राइडन के लिए यूज़ किया गया था। सो राइट आंसर डॉक्टर जॉनसन हो जाएगा। यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। द न्यू क्लासिकल एज इन इंग्लिश लिटरेचर फॉलोज द मॉडल्स ऑफ।
यानी कि जो न्यू क्लासिकल एज है इंग्लिश लिटरेचर में वो किसके मॉडल को फॉलो करते हैं, मतलब अंग्रेजी साहित्य में नवशास्त्रीय युग निम्नलिखित मॉडल का अनुसरण करता है, कौन सा मॉडल का अनुसरण करता है वो ये बताना है। सो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर को। जो इंग्लिश लिटरेचर में जो न्यू क्लासिकल एज हैं वो किसके मॉडल को, ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर के मॉडल को वो फॉलो करते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द कॉफ़ी हाउस कल्चर फ्लरिश्ड इन, ये जो कॉफ़ी हाउस कल्चर है, ये जो कॉफ़ी हाउस साहित्य है, कल्चर संस्कृति है, ये कब फ्लरिश हुआ था, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन की, ड्राइडन की, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ या एज ऑफ बेन जॉनसन, किसकी एज में ये फ्लरिश हुआ था कॉफ़ी हाउस कल्चर। सो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, द एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। ठीक है, मतलब कॉफ़ी हाउस संस्कृति कहाँ फली फूली थी, तो एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन की एज में ही फली फूली थी। नेक्स्ट वन पे आएंगे, वाई इज़ द ईयर 1798 टेकन टू बी द ईयर ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1798 को रोमांटिक आंदोलन की शुरुआत का वर्ष क्यों माना जाता है, ऐसा क्यों माना जाता है कि रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत भी 1798 में हुई थी। जब 1798 में लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुआ था तो उस समय रोमांटिक मूवमेंट की भी शुरुआत हुई थी, ऐसा क्यों कहा जाता है। सो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, बिकॉज इट वॉज द ईयर इन विच वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेट्स वॉज पब्लिश्ड, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उस समय वर्ड्सवर्थ का, उस ईयर में वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हो जाए, कहा जाता है जिस वर्ष लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुआ था उसी वर्ष रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट वन पे आएंगे, बट यूरोप एट दैट टाइम वॉज थ्रिल्ड विद जॉय, फ्रांस स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ गोल्डन आर्ट्स एंड ह्यूमन नेचर सीमिंग बॉर्न अगेन, विच टाइम इज वर्ड्सवर्थ रेफरिंग टू इन दीज लाइन्स। इन लाइनों में जो वर्ड्सवर्थ टाइम की बात कर रहे हैं, किस टाइम को यहाँ पे रेफ़र कर रहे हैं, किसके टाइम को यहाँ पे, किस टाइम को वर्ड्सवर्थ इन लाइनों में रेफ़र कर रहे हैं, ये बताना है। 32 का मतलब यहाँ पे बात क्या हो रही है, लेकिन उस समय यूरोप में खुशी से रोमांचित था, यानी कि यूरोप का जो माहौल था वो एकदम थ्रिल्ड था, यानी कि विद जॉय, खुशी से रोमांचित था। और जो फ्रांस था वो सुनहरे घंटों के शीर्ष पर खड़ा था, और जो मानव स्वभाव था यानी कि ह्यूमन नेचर था वो फिर से जन्म लेता दिख रहा था। तो यहाँ पे किस टाइम की बात कर रहे हैं वो ये बताना है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। द पीरियड ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो पीरियड था वो उस समय की ये बात कर रहे हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन पीरियड का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन, दीज लाइन्स अकर इन वर्ड्सवर्थ। ये लाइनें जो हैं ये वर्ड्सवर्थ के किस वर्क में दिखती हैं ये बताना है। मतलब ब्लिस वॉज इट इन द डॉन टू बी अलाइव, उस भोर में जीवित रहना आनंदमय था, बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन, लेकिन युवा होना बहुत स्वर्ग की बात है। ये लाइनें कहाँ पे आती हैं, टिंटन एबे, एक्सकर्जन, प्रील्यूड या इमॉर्टैलिटी, ये लाइनें आपकी कहाँ पे आती हैं ये बताना है। तो प्रील्यूड में ही ये लाइनें आती हैं, यहाँ पे राइट आंसर प्रील्यूड हो जाएगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसकी बात करते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन, प्रील्यूड में उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात की है, वहाँ की ये लाइनें हैं, प्रील्यूड का ही एक पार्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु वॉज द इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि फ्रांसीसी क्रांति के बौद्धिक जनक कौन थे, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के इंटेलेक्चुअल फादर किसे कहा जाता है, बौद्धिक जनक किसे कहा जाता है, रूसो, हीगल की फ्रेडरिक एंगल्स या फिर नेपोलियन, कौन था ये बताना है। सो राइट आंसर यहाँ पे रूसो हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, रूसो। ओके नेक्स्ट वन पे आएंगे, आफ्टर हुम डिड वर्ड्सवर्थ बिकम द पोएट लॉरियट ऑफ इंग्लैंड। तो किसके बाद वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड के पोएट लॉरियट बने, तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा, रॉबर्ट शदी। 1843 में रॉबर्ट शदी की डेथ हो जाती है और 1843 में ही विलियम वर्ड्सवर्थ बन जाते हैं। बाद में 1850 में इनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद 1850 में टेनिसन बन जाते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं, 1892 तक। ओके, तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, आफ्टर हुज रिफ्यूज़ल द पोएट लॉरियटशिप वॉज कन्फर्ड ऑन रॉबर्ट शाउदी। यहाँ पे भी वही चीज़ पूछा रहा है कि किसके इनकार के बाद रॉबर्ट शाउदी को पोएट लॉरियट प्रदान किया गया था, मतलब किसके इनकार के बाद रॉबर्ट शाउदी को पोएट लॉरियटशिप
दिया गया था, कौन रिफ्यूज़ कर दिया था। पूरी एक राइटर की लिस्ट बनाई जाती है, जैसे कोई उसके नीचे है तो कोई राइटर है जिन्होंने पोएट लॉरिएट मना कर दिया हो, उसके बाद आपके रॉबर्ट शदी हैं, तो जब ये मना कर देते हैं तो इनको मिलने का चांसेस हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे पूछा गया है कि किसके इनकार के बाद इनको मिली थी पोएट लॉरिएटशिप की उपाधि। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, वॉल्टर स्कॉट। इन्होंने मना कर दिया था तब जाके इनको ये मिला था। नेक्स्ट वन पे आएंगे, वाई इज़ द ईयर 1837 टेकन एज द क्लोजिंग ईयर ऑफ द रोमांटिक पीरियड एंड बिगिनिंग द विक्टोरियन एज। यहाँ पे भी पूछा गया है कि वर्ष 1837 को रोमांटिक काल का समापन और आरंभ वर्ष क्यों माना जाता है विक्टोरियन का। मतलब 1837 में ऐसा कहा जाता है कि रोमांटिक पीरियड यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, अब विक्टोरियन एज की शुरुआत हो जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा कहा जाता है कि 1837 में रोमांटिक पीरियड की समाप्ति है और विक्टोरियन एज की शुरुआत है। क्यों कहा जाता है? सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। बिकॉज क्वीन विक्टोरिया सक्सीडेड टू द थ्रोन इन दिस ईयर, क्योंकि इस ईयर में क्वीन विक्टोरिया गद्दी पर बैठती हैं और उनका शासनकाल आ जाता है, इसलिए कहा जाता है 1837 में विक्टोरियन एज। नेक्स्ट वन पे आएंगे, क्वीन विक्टोरिया सक्सीडेड टू द थ्रोन आफ्टर, किसके बाद क्वीन विक्टोरिया रानी बनती हैं, गद्दी पर बैठती हैं, किसके बाद? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी करेक्ट हो जाएगा, विलियम फोर्थ के बाद। ये ध्यान रखना है, विलियम फोर्थ के बाद वो बनती हैं। नेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। गोल्डन जुबली ऑफ क्वीन विक्टोरियाज रेन वॉज सेलिब्रेटेड इन, तो इसका भी बताना है कि महारानी विक्टोरिया के शासनकाल की स्वर्ण जयंती मनाई गई, यानी कि महारानी क्वीन विक्टोरिया के रेन में गोल्डन जुबली मनाया गया। तो यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन पूछा गया है कि द गोल्डन जुबली कब मनाया गया था। कई क्वेश्चन है कि गोल्डन जुबली क्वीन विक्टोरिया के रेन में मनाया गया था, लेकिन कब मनाया गया था ये बताना है। गोल्डन जुबली कब मनाया गया था? तो जब विक्टोरियन शुरुआत की, मतलब विक्टोरियन एज की जब शुरुआती हुई थी तभी, 1887 में, 1887 में क्वीन विक्टोरिया के रेन में गोल्डन जुबली सेलिब्रेट किया गया था 1887 में। इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, क्वीन विक्टोरिया बिकेम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन, तो क्वीन विक्टोरिया भारत की सामग्री बनी, कब बनी वो, यानी कि इंडिया की एम्प्रेस बनी, वो कब बनी? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 1876 में, 1876 में ये क्वीन विक्टोरिया बनी थी। नेक्स्ट वन पे आएंगे, डार्विन्स द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि डार्विन की प्राकृतिक चयन चुनौतियों द्वारा प्रजातियों की जो उत्पत्ति है कहाँ पाई जाती है। डार्विन की जो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है वो नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा। सो राइट आंसर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। बाइबिलिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड में पाया जाता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, टेनिसन वॉज अपॉइंटेड द पोएट लॉरिएट आफ्टर, तो किसके बाद टेनिसन को पोएट लॉरिएट बनाया गया? सो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद। अभी मैंने बताया कि 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाती है और 1850 में टेनिसन बन जाते हैं। 1890 तक इनका शासनकाल रहता है पोएट लॉरिएट का। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द डायनेस्ट इज़ एन एपिक ड्रामा। डायनेस्ट क्या है? एक एपिक ड्रामा है जो हार्डी के द्वारा लिखा गया था। इट डील्स विद, ये किससे डील्स करता है या किससे संबंधित है? डायनेस्ट, सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। द नेपोलियनिक वॉर्स, ये किससे संबंधित है? नेपोलियनिक वॉर्स से ये संबंधित है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ओके, नेपोलियन युद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, डिकन के अ टेल्स ऑफ टू सिटीज़, द टू सिटीज़ रेफर टू आर। डिकन का एक वर्क है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, ठीक है, अ टेल ऑफ टू सिटीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, ये सिटीज़ है। तो डिकेंस का जो अ टेल ऑफ टू सिटीज़ है उसमें दो सिटीज़ की बात हुई है। कौन सी सिटीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, कौन सी सिटी की बात हो रही है ये बताना है। तो लंदन एंड पेरिस की बात हो रही है, दो सिटीज़ की बात हो रही है वहाँ पे, दो शहरों की बात हो रही है। तो वो दोनों शहर कौन से हैं? लंदन एंड पेरिस। द थीम ऑफ द किंग इज़ 45 का क्वेश्चन क्या है कि द थीम ऑफ द किंग इज़, किंग का थीम है, ये बताना है, किंग का थीम है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा आई थिंक कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, होना चाहिए क्वेश्चन इस तरह, द थीम ऑफ, एक मिनट,
द थीम ऑफ टेनिशन, टेनिशन हो जाना चाहिए यहाँ पे, द थीम ऑफ टेनिशन, टेनिसन्स आइडल्स ऑफ द किंग, आइडल्स ऑफ द किंग, ऑफ द किंग, अब बोल सकते हैं यहाँ पे ऑफ द किंग इज। तो कहने का मतलब है कि टेनिसन की जो आइडल्स ऑफ द किंग का विषय क्या है, द थीम ऑफ टेनिसन्स आइडल्स ऑफ द किंग इज। तो टेनिसन का जो आइडल्स ऑफ द किंग है उसका थीम क्या है, उसका विषय क्या है। सो राइट आंसर ए हो जाएगा, स्टोरी ऑफ अ किंग आर्थर एंड हिज राउंड टेबल। ठीक है, ये थीम है। नेक्स्ट पे आएंगे, हु सक्सीडेड रॉबर्ट ब्रिज एज द लॉरियट ऑफ इंग्लैंड। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि रॉबर्ट ब्रिजेस के बाद इंग्लैंड के कवि पुरस्कार विजेता कौन बने, मतलब रॉबर्ट ब्रिजेस के बाद इंग्लैंड के पोएट लॉरियट कौन बने रॉबर्ट ब्रिजेस के बाद। सो राइट आंसर ए हो जाएगा, जॉन मैसफील्ड बन गए हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, ओह ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट एंड नेवर द ट्वाइन कैन मीट, हु होल्ड्स दिस व्यू। इस व्यू को किसने होल्ड किया है, मतलब ओह पूरब पूरब है, पश्चिम पश्चिम है और ये दोनों कभी नहीं मिल सकते, ऐसा दृष्टिकोण कौन रखता है कि पूरब पूरब है, पश्चिम पश्चिम है, ये दोनों कभी मिल नहीं सकते। ये किसका व्यू है, किसका पॉइंट ऑफ व्यू है। सो राइट आंसर यहाँ पे रुडयार्ड किपलिंग का हो जाएगा, इनका कहना है ये रुडयार्ड किपलिंग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच ईयर वॉज बर्नार्ड शॉ अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़। तो जे बी बर्नार्ड शॉ, जे.बी. शॉ नोबेल प्राइज़ किस ईयर में पाते हैं, ये बताना है, किस ईयर में बर्नार्ड शॉ को नोबेल प्राइज़ मिलता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1925 में। 1925 में जे.बी. शॉ बन जाते हैं और 1932 में आपके गोल्सवर्दी बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आते हैं, ई.एम. फॉस्टर्स अ पैसेज टू इंडिया। ई.एम. फॉस्टर का एक वर्क है अ पैसेज टू इंडिया, ये किससे डील करता है, ये किससे डील करता है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, रिलेशनशिप द ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस, यानी कि अंग्रेजों और भारतीयों के बीच के जो संबंध है उनसे डील करता है अ पैसेज टू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 50 पे आ गए हैं, हु वॉज बिलीव टू बी अ क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, एन एंग्लो कैथोलिज्म इन रिलीजन। ये इन है, यहीं तक है, एंग्लो कैथोलिक। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन मानता है कि लिटरेचर में क्लासिसिस्ट है, यानी कि साहित्य में क्लासिकवादी है, राजनीति में राजभक्त है और धर्म में एंग्लो कैथोलिक। ये कौन मानता है, किसे माना जाता है, किसे माना जाता है, हु वॉज बिलीव्ड टू बी, किसे माना जाता है लिटरेचर में क्लासिसिस्ट, पॉलिटिक्स में रॉयलिस्ट और रिलीजन में एंग्लो कैथोलिक। सो राइट आंसर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, टी.एस. इलियट को माना जाता है। तो आप ये इनकार नहीं, ये था 50 क्वेश्चन जो आपके हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से है। और ये नो डाउट कि ऐसा मत सोचिएगा कि ये टीजीटी में नहीं आ सकते हैं, तो टीजीटी में ऑफ कोर्स ये आ सकते हैं, बाकी पीजीटी के तो लिए इम्पॉर्टेंट है ही है, टीजीटी में भी आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप 2010 का क्वेश्चन उठा के देखेंगे, पेपर प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो अब पूरा वहाँ से ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसे मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप ये इनकार डिनाई नहीं कर सकते कि टीजीटी में नहीं आ सकता, ये सारे टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है। ये वैसे ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर था जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और इसका PDF चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ेंगे तो इसी क्लास के लिंक दिया हुआ है, इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं। इसका PDF आपको मिल जाएगा। और सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक भी करिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये भी बताइएगा क्या इस तरह ये क्वेश्चन कराया जाए, तो 50-50 क्वेश्चन हम कराते रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।